नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम सेकंड पार्ट एनसीएल में जो सवाल पूछे गए थे लैब टेक्नीशियन का, वो इसमें सवाल आपको बताने वाले हैं। तो जो भी पहली बार आए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि जो भी वीडियोस नए आएंगे वो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा करके रखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है इससे फ़ायदा ले सकें। तो हम जो है इसमें बात करने वाले हैं 35 तक हमने देख लिया था सवाल, क्या क्या पूछा गया था, आप लोगों ने आंसर भी किया है। और हम जो है इसके बाद आपको आंसर बताएंगे सारे सवालों के, क्या क्या आंसर हो सकते हैं, आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं वो आप खुद चेक कर सकते हैं, और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया इसमें से लग जाएगा। इसलिए हम इनको जो है सवाल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एनीमिया इज कॉमनली सीन इन आपका सवाल है इसमें। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन। एनीमिया जो है आमतौर पर निम्न में से किस में देखा जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोनों सवाल आप ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन इंग्लिश जो है आपको स्पष्ट तौर पे जो है समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आमतौर पर एनीमिया जो है इनमें से किस में देखने को मिलता है, डायबिटीज़, प्रेग्नेंट लेडी, स्पॉट पर्सन या फिर मैन में। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर कीजिएगा 36 का आगे लगा करके जो है डैश करके 36 डैश, उसके बाद जो भी इसमें से आपको लगता है ए है, बी है, सी है, डी है, वो आप जो है इसमें से लिख दीजिएगा। इस तरीके से आंसर कीजिए। उसके बाद 37 जो है इसमें आपको सवाल पूछा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू होल्ड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिमेन इन सेम स्टेट इज़ नोन एज। तो पदार्थ द्वारा आसपास के वातावरण से पानी के अणु को धारण करने के उसी अवस्था में बने रहने की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा चीज़ जो है आपको उचित लगता है ऑप्शन में से वो आंसर आपको कर देना है। हाइग्रोस्कोपिक, एफरवेसेंट और उसके बाद डेलिक्सेंट, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन उचित लगता है वो आप आंसर कर दीजिए। अगला सवाल 38 है, एनीमिया इज़ ड्यू टू रिडक्शन इन। तो जल्दी से जो है आप कमेंट्स करते रहिए, सबका कमेंट्स जो है मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है वो भी हम देखते जा रहे हैं। और लास्ट में आप भी नोट डाउन कीजिएगा आपके कितने सवाल जो है सही होते हैं। ठीक है, ईमानदारी से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इन, तो निम्न में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या फिर उपरोक्त सभी। अब जो इसमें देखो बिम्बाणु लिखा हुआ है, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो हिंदी आप केवल पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों को ज़रूर आप पढ़िएगा एक बार। चलिए अगला सवाल जो है हमारा, हाउ टू प्रिवेंट प्लेटलेट क्लम्पिंग। ठीक है, तो इसको जो है कैसे जो है प्लेटलेट क्लम्पिंग को जो है आप प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, रोकेंगे। तो इसमें जो है टेकिंग सैंपल डायरेक्टली, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ ईडीटीए, प्रोसेस सैंपल डायरेक्टली एट 2 to 8 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑफ एबव आएगा। तो जो भी है इसमें से आपको उचित लगता है उसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर, इसका सवाल जो है इस तरीके से कई सवाल जो है मैं अपने एमसीक्यूज़ में पूछ चुका हूँ मेन चैनल पर। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, एमसीक्यूज़ बना चुके हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। और सवाल जो है इसी तरीके से थोड़ा कुछ आगे पीछे होकर के जो है आप लोगों को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं अनुभव के साथ आप लोगों को, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिए हैं बहुत सारे, तो हमें नॉलेज हो गया उतना कि आप लोगों को बता सकें कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं और कहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी बेनिफिट उनसे मिल सके। इसलिए कंटिन्यू आप बने रहिएगा। जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उनके लिए जो है हम अपने चैनल पर तैयारी करवाते रहते हैं। तो बाकी अपने दोस्तों में भी मेन चैनल को आप शेयर कीजिए, इसको भी शेयर कीजिए, इसमें हम सवाल जवाब आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इसका आंसर कीजिए। उसके बाद जो है फ्रक्टोज टेस्ट इन सीमन एनालिसिस डन बाय। तो फ्रक्टोज टेस्ट जो है इनमें से किस में, सीमन एनालिसिस में आप करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है जो भी उचित लगता है वो आंसर आप कीजिए, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। ए बी सी डी जो भी लगता है तो 41 के आगे आप आंसर करिए उसको। ठीक है, रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन है, HCl है, फॉर्मलिन है, ऑल ऑफ एबव, जो भी आपको लगता है वो आंसर कर दीजिए जल्दी से। मैं आंसर सबको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, सीमन एनालिसिस शुड बी डन विद इन।
तो सीमन एनालिसिस जो है कितनी अवधि के भीतर जो है किया जाना चाहिए, 1 घंटा, 30 मिनट, 2 घंटे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सीमन एनालिसिस पूरा कंप्लीट लेक्चर बना हुआ है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बता भी दिया है सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, और ये सब MCQs में बना चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों से पूछ भी चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अगला सवाल जो है CSF सैंपल शुड बी टेकन द 3 बॉटल एंड बॉटल मस्ट बी सेंड टू लैब इन सीक्वेंस एज। तो सीक्वेंस क्या होता है जो हम टेस्ट के लिए भेजते हैं CSF सैंपल का। ठीक है, उसका जो है यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप देख लीजिए कौन सा जो है आप प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं, और पढ़ते समय भी आप लोगों की ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो वर्क कर रहे हैं उनको तो आंसर बन ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए आराम से और देख लीजिए, आपको समय दे रहा हूँ मैं ताकि जो है आराम से आप पढ़ करके आंसर कर सकें। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा आएगा। ठीक है, फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड पैथोलॉजी, फोर्थ विशेष अध्ययन। ठीक है, उसके बाद B वाला है विशेष अध्ययन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद इसमें है ICC पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो आंसर कर दीजिए जल्दी से। उसके बाद अगला जो है सवाल, नॉर्मोब्लास्ट सीन अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 6th मंथ ऑफ एज, 3 मंथ ऑफ एज या फिर 2 मंथ ऑफ एज। किस आयु तक देखा जाता है नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरनल डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब। विंट्रोप ट्यूब का इंटरनल डायमीटर कितना होता है। देखिए प्रैक्टिकली सवाल हैं ये, हम इन चीज़ों को मिस कर देते हैं कभी कभी, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना। कभी कभी जो हम बहुत डीप पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो हम नहीं पढ़ के जाते हैं और इसमें से जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक इंस्ट्रूमेंट का डिटेल स्ट्रक्चर उनका, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितना होता है, क्या उपयोग में आता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके दूसरा नाम क्या होता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेकंड नेम भी होता है, तो उनमें से भी सवाल बन जाते हैं। इसलिए हर एक चीज़ का दूसरा नाम क्या होता है वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन उस समय नहीं होगा। आपको इंटरनल डायमीटर बताना है विंट्रोप ट्यूब का कितना होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर। ठीक है, आप आंसर कर दीजिए। अगला सवाल हमारा है 46, स्पेशल स्टेन यूज फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, पास, जेडन स्टेन, लीशमान, ऑल ऑफ एबव, कौन सा आएगा। आपको जल्दी से आंसर कर दीजिए, तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो आंसर आप जल्दी जल्दी कीजिए। और उसके बाद अगला सवाल जो है क्रायोस्टेट यूज। क्रायोस्टेट आपने पढ़ा होगा, माइक्रोटोम मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी तो डिटेल मैंने पढ़ा दिया है। आप लोगों ने अगर लेक्चर नहीं देखे हैं हिस्टोपैथोलॉजी के तो आप देखिए जब आपको समय मिलता है, उसमें डिटेल जो है मैं आपको हर एक चीज़ें बता दिया हूँ। हिस्टोपैथोलॉजी के सारे लेक्चर आपको मेन चैनल पर मेरे मिल जाएंगे। क्रायोस्टेट यूज्ड इन इंट्राऑपरेटिव डायग्नोसिस, फ्रोजन सेक्शन, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। अगला सवाल हमारा इसमें पूछा गया है, निडल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ वेनस ब्लड। वेनस ब्लड के लिए जो है कलेक्शन करने के लिए इनमें से कौन से गेज का निडल आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक है, ऑप्शन में से ही आपको जवाब देना है। तो बार बार वही बोलता हूँ, कई लोग पढ़ के अलग जाते हैं और ऑप्शन में से जो जवाब आपको देना पड़ता है। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 19 से 21 दिया है, 20 से 22 गेज, उसके बाद 23, 24। तो ये सब तो बेसिक सवाल हैं। ठीक है, आसान सवाल पूछे गए थे NCL में, मैंने पूरा पढ़ा समझा। तो 70 में 70 मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसमें 70 मार्क्स पूछा है और जो आपके व्यापम आएंगे 75 नंबर आपके जो सिलेबस है उसमें से पूछे जाएंगे। तो 75 स्कोर आप पूरा कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होता है उसमें। बाकी रह जाता है 25 और 30 जो सवाल पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज और ये बाकी सवाल जो हैं, तो उनमें जो है कंपटीशन होता है। ठीक है, तो जो हर तरीके से इंटेलिजेंट है या हर तरीके से मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो आगे निकल जाता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने सिलेबस से रिलेटेड एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी जनरल नॉलेज वगैरह नहीं रहता है, तो उसमें मार खा जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनरल नॉलेज और बाकी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में पीछे रह जाते हैं। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं, तो आपको जो है ऑलराउंडर होना है।
तभी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में आप फाइट कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में हीमोग्लोबिन के लिए प्राथमिक तौर पर दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रेफर्ड करेंगे आप एंटीकोगुलेंट जो हीमोग्लोबिन के लिए? सोडियम साइट्रेट, EDTA, हेपेरिन, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से सवाल मैं पूछा हूँ कई बार, ताकि आपको जो है इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें, ठीक है। कभी कभी ये आपको आसान लगते हैं, तो सब चीज़ों को जो है ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको प्लाज्मा दिया है, उसके बाद इसमें से आपको छांटना है इसके बारे में कौन सा चीज़ सही लिखा है, ठीक है। एज ऑब्टेन्ड बाय, ये प्लाज्मा और सीरम का जो मैंने डेफिनेशन आपको समझाया अंतर, ठीक है, वो लेक्चर आप देखिएगा, बहुत मज़ेदार है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा और ये चीज़ भी उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्लाज्मा और सीरम में मैंने डिफरेंट बताया है, लेक्चर दिया है मेन चैनल पर, वो ज़रूर देखिए एक बार आप, ठीक है। तो इसमें इज ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड, इज ऑब्टेन्ड बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कंटेंट नो क्लॉटिंग फैक्टर, नन ऑफ द अबव, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा आपको बताना है। अगला सवाल इसमें पूछा है ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.2% इज यूज्ड इन विच रेशो फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR। तो आप इसका आंसर कर दीजिए 1:4, 1:9, 1:3 और उसके बाद नन ऑफ अबव, ठीक है। साइट्रेट और ब्लड इसमें रेशो आपको दिया है, तो आराम से जो है ध्यान से पढ़ करके आपको आंसर करना है ताकि गलत ना हो, ठीक है। अगला सवाल इसमें पूछा है व्हाट इज़ साइनमेथ्मोग्लोबिन मेथड, ठीक है। तो साइनमेथ्मोग्लोबिन मेथड जो है क्या होता है? यूज्ड फॉर HB एस्टिमेशन, यूज्ड फॉर ESR एस्टिमेशन, यूज्ड फॉर CBC, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन भले आपको करेक्ट आंसर पता हो, कुछ भी हो, मैं बार बार ये चीज़ क्यों रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, हम भी पहले ऐसे करते थे, जल्दबाजी में और कॉन्फिडेंस में हम केवल सवाल पढ़ा साइनमेथ्मोग्लोबिन और फट से देखा कि हाँ भाई ये तो HB के लिए होता है, आंख बंद करके कर दिया, बाकी ऑप्शन पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं रहता था। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हर सवाल का भले आपको आंसर कन्फर्म पता हो, लेकिन हर सवाल का हर एक चारों ऑप्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अलग से आपको सजेशन नहीं दूंगा, आप लोग समझदार हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद ही आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। पॉलीसाइथेमिया इज डायग्नोस्ड इन केस ऑफ, पॉलीसाइथेमिया जो है की पहचान, ठीक है। तो इसमें जो है आपको हाई HB वैल्यू, लो HB वैल्यू, नॉर्मल HB वैल्यू या नन ऑफ द अबव। देखिए इस तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है। फिर एक बार ये सवाल पूछ लिया सालिस मेथड इज यूज्ड फॉर, तो जल्दी जल्दी आप आंसर कर दीजिए, बहुत आसान सवाल हैं ये सब। ESR एस्टिमेशन, रेटिकुलोसाइट काउंट, कैल्शियम एस्टिमेशन, HB एस्टिमेशन। अगला सवाल है विच केमिकल यूज्ड इन सेल काउंटर फॉर HB एस्टिमेशन। तो कौन सा केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं सेल काउंटर में HB एस्टिमेशन के लिए? सोडियम, ठीक है, SLS, या फिर डाइल्यूएंट या डिटर्जेंट या N/10 HCl, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। WBC पिपेट हैज, WBC पिपेट में होता है वाइट बीट, रेड बीट, येलो बीट, इस तरीके से सवाल भी मैंने सवाल बना चुका हूँ MCQs, अगर आप पूरा देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो MCQs में बनाया हूँ, इसमें से पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए मैं ये सवाल लेकर के आया ताकि जो आप मेरे से MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समझ में आ सके कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है। आंसर कर दीजिए। उसके बाद इसमें जो है डूंगर फ्लूइड इज यूज्ड फॉर, WBC काउंट, यूसिनोफिल काउंट, RBC काउंट या नन ऑफ द अबव। चलिए अगला सवाल, जल्दी जल्दी आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। हाउ डू यू क्लीन द स्लाइड ऑफ द पिपेट नोजल। तो आप पिपेट नोजल के किनारों को कैसे साफ करते हैं? बाय वाइपिंग द स्लाइड विथ वेट कॉटन, बाय सेकिंग इन एयर, कीप इन ड्राई एनवायरनमेंट या नन ऑफ अबव। ये प्रैक्टिकली सवाल हैं ये सब, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को वैसे क्लीनिंग ग्लासवेयर में ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा,
मैंने तो लेक्चर लिया नहीं है उसका, लेकिन ये जनरल चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो आपको खुद से पढ़ लेनी चाहिए। जनरल जो ग्लासवेयर होते हैं उनको क्लीन कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा था, नोट्स भी बनाया था, हमें याद है। अदर नेम ऑफ WBC पिपेट देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है, ठीक है। WBC पिपेट का दूसरा नाम क्या है? थॉमा पिपेट, पास्चर पिपेट, विंट्रोप पिपेट या नन ऑफ दिस। मैंने बोला था ना, इस तरीके से सवाल बनते हैं जो किसी चीज़ का अगर दूसरे नाम से भी उसको जाना जाता है तो उसका नाम भी आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज्ड फॉर। सुप्रावाइटल स्टेन आप इस्तेमाल करेंगे RBC काउंट के लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, WBC के लिए, नन ऑफ दिस। आप आंसर जो है कर सकते हैं, जिनको आ रहा है जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। 10 सवाल और हैं हमारे पास, 70 सवाल हम कंप्लीट कर देंगे। विंट्रोप ट्यूब कैन बी यूज्ड फॉर। विंट्रोप ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए इतना आसान सवाल जो है आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो आप इनमें से अगर मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, मतलब आप तैयारी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि ग्रुप 5 से पहले जो है NCL का एग्ज़ाम हो गया, आप लोगों को इसमें से सवाल देखने को मिल रहे हैं। और हम अब ये नहीं कह सकते कि ग्रुप 5 में आसान सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। कठिन सवाल भी पूछ सकते हैं, आसान भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विंट्रोप ट्यूब कैन बी यूज्ड फॉर ESR, PCV, बोथ A and B या नन ऑफ दिस। ये सवाल जो है बहुत ध्यान से पढ़ करके फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। पल्स स्टेन, प्रूशियन ब्लू स्टेन इज यूज फॉर। ये सब आंसर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, समझा चुके हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जितने MCQs हम किए हैं, आप लोगों ने अगर मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं MCQs वाले मेन चैनल पर, तो आपको जो है ये सब चीज़ें आसान होगा। और लेक्चर भी आपने अटेंड किए हैं तो भी आपको आसान होगा। हमने सब चीज़ें कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको बारे में हमने अभी लेक्चर ही नहीं लिया है, तो उनका MCQs भी हम नहीं बनाए हैं। पल्स स्टेन, प्रूशियन ब्लू स्टेन यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ WBC, आयरन स्टोर, एरिथ्रोपोइसिस या नन ऑफ द एबव। चलिए अगला सवाल, जेमसिडी ट्रेफाइन निडल इज यूज्ड फॉर, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो एस्पिरेशन, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। ये भी आपको जो है पता होगा, ठीक है। आंसर कर दीजिए जल्दी से। हेस टेस्ट इज यूज फॉर असेसिंग। तो जो हेस टेस्ट होता है इनमें से किसके लिए? BT, CT या बोथ के लिए या फिर नन ऑफ दिस। इस तरीके से सवाल भी हम पूछे हैं आपसे, अभी ये कंप्लीट किया है हेमेटोलॉजी का, ठीक है। तो आप लोगों को तो आंसर पता होगा, जल्दी से आप कर दीजिए। अगला सवाल, टेस्ट यूज टू मॉनिटर हेपेरिन थेरेपी इज। तो हेपेरिन थेरेपी में निगरानी के लिए जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताना है। PT, APTT, बोथ या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। अगला सवाल भी आसान है। व्हाट आर द मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग का मेथड इनमें से क्या है? स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड, जेल कार्ड मेथड या ऑल ऑफ द अबव। आंसर जल्दी जल्दी कीजिए, आप लोग सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक है। स्क्रीन पर इसीलिए आप लोगों को सवाल दिखाए जा रहे हैं। तो कमेंट्स में सभी लोगों का पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं भी जो है तो देख रहा हूँ सब लोगों का कमेंट्स, जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं सबका मैं देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत जवाब दे रहे हैं। और बाद में आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, आंसर शीट में आपको दिखा दूँगा, वीडियो बना दूँगा उसका भी, और इसका लिंक भी मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो जो है उसमें आपको दे दूंगा, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। पर्पस ऑफ क्रॉस मैचिंग कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो क्रॉस मिलान ये जो होता है, ठीक है, क्रॉस मैचिंग, उसका पर्पस क्या होता है? टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग या नन ऑफ दिस। अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन, 1 यूनिट ब्लड में जो है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी मैं MCQs आप लोगों को बना करके पूछ चुका हूँ, इनमें से कौन सा सही है वो आप बता दीजिए। 450 ml ब्लड में 63 ml एंटीकोगुलेंट, ये 400 ml ब्लड में 60 ml एंटीकोगुलेंट, 350 ml ब्लड में 70 ml एंटीकोगुलेंट, 350 में 100 ml एंटीकोगुलेंट। चलिए अगला सवाल, बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप AB या ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला सवाल जो है लास्ट सवाल है आपके सिलेबस में रिलेटेड,
बाकी सेक्शन बी में जो है आपके जनरल नॉलेज बाकी सवाल आ जाएंगे। अगर आपको वो भी चाहिए है तो आप बता देना, वो सवाल भी हम जो है आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% इज़ यूज्ड फॉर सोडियम मेटाबाइस, ये सवाल भी मैं अभी आपको जो है MCQs बना करके दिया था, ठीक है। G6PD डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, सिकलिंग टेस्ट या नन ऑफ दिस। तो कई लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं बहुत समय से, उनको लग रहा होगा कि अधिकतर सवाल जो मैंने बनाए हैं उनमें से पूछे गए हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो सवाल बना रहा हूँ उसी में से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को कभी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता, ठीक है। जो सच्चाई है वो मैं बताता हूँ। दुनिया के कितने भी MCQs बुक आप पढ़ लीजिए या मेरे से पढ़ लीजिए, जो मैं MCQs बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वहीं से सवाल पूछे जाएँ, ठीक। सवाल बनाने वाला कहीं से भी सवाल बना सकता है, लेकिन हम केवल प्रैक्टिस उतना कर लेते हैं कि हमें आइडिया लग जाता है किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य मैं पहले से बताया MCQs का, इसलिए एक वीडियो बनाया था। MCQs के पीछे केवल नहीं भागना है, उन पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको प्रैक्टिस अपने तरीके से करना है। हाँ, आप पढ़ने के बाद MCQs को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपको कितना बन रहा है, ठीक है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट्स करके, और शेयर भी कीजिए अगर फ़ायदा आपको हो रहा है। और भी हम जो है प्रैक्टिस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इसी तरीके से, और आपकी मदद करते रहेंगे, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो आपको कैसा पसंद आ रहा है, कोई अगर सवाल है, कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए। थैंक यू सो मच।